बार फिर से हमारे YouTube चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है अभिसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। इसके पहले हमने उत्प्रेरण के बारे में बताया था। उत्प्रेरण जो है वह भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक को हमने बताया था समांगी उत्प्रेरण और दूसरे को हमने क्या बताया था, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो दूसरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण ये सीखेंगे कि उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं, उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं, और इसी के बारे में बढ़िया से इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक पहले उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होता है। इसी के बारे में हमको देखना, तो अधिशोषित होता है तो कैसे कार्य करता है और वो उस अभिक्रिया को संपन्न कराता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हमको जानना है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो अभिकारी अणु होते हैं, यानी कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक और उत्प्रेरक जो होता है उनके बीच क्या होती है, अधिशोषण होता है। उनके बीच क्या होता है, अधिशोषण होता है। मतलब कहने का ये है कि जो अभिकारक होता है, ठीक है, वो अभिकारक क्या करता है, पहले उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं उसकी सतह पर जाके जुड़ता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं। अभिकारक जो अणु होते हैं, जब ये अभिकारक अणु उनकी संयोजकताओं पर जाके उपस्थित होते हैं, यानी कि लगते हैं, तो वहां पे उन जो उत्प्रेरक होता है वो उनको क्या करने लगता है, अभिक्रिया करवाने लगता है। इन्हीं के बारे में हमको देखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है कि जो ये उत्प्रेरक है, ये जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक से कोई अभिकारक यानी कि अभिकारी अणु जो होगा वो आके पहले जुड़ेगा। वो दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों को अब इसमें जोड़ना है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इस पे जो उत्प्रेरक पे मुक्त संयोजकताएं हैं, ये दोनों को अपने ऊपर मुक्त संयोजकताओं पे क्या कर लेंगी, अधिशोषित कर लेंगी। मतलब पहले कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण तथा फिर अधिशोषण। पहले तो अभिकारक जो होंगे वो उत्प्रेरक की सतह पर विसरित होंगे, यानी कि फैलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उनका अधिशोषण होगा। मतलब ये उसकी सतह पर जाके चिपकेंगे जहां की मुक्त संयोजकताएं होंगी। ठीक है, उत्प्रेरक की सतह पर जहां पे मुक्त संयोजकताएं होंगी वो अभिकारक के जो अणु होंगे उस पे जाके चिपकेंगे, यानी अधिशोषित होंगे। अधिशोषित होने के बाद जो इनके बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच आपस में अभिक्रियाएं होंगी। तो इनको क्या कर देगा, इनसे जो अलग अलग, इसको अलग अलग अपनी सतह पर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, चिपका लेगा। चिपकाने के बाद क्या करेगा, अब इन दोनों में लगाने के बाद, यानी कि अधिशोषित करने के बाद इन दोनों अभिकारकों में आपस में अभिक्रिया करवा के उनके बीच क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब दोनों को जोड़ेगा। फिर जोड़ने के बाद इस जो जोड़ देगा, जब ए और बी को जोड़ देगा तो इसको हम कहेंगे मध्यवर्ती उत्पाद। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, मध्यवर्ती उत्पाद। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो अब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवा के जोड़ दिया, जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवा के जोड़ दिया तो अब क्या करेगा, ये दोनों जुड़ने के बाद उत्प्रेरक इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। उत्प्रेरक जब इसको अलग कर देगा तो इसका नाम देंगे हम लोग उत्पाद। क्या नाम देंगे, उत्पाद। और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा, उत्पाद अलग हो जाएगा। उन्हीं सब चीजों को हमने 3 लाइनों में लिखा है, आपको ऐसे 3 लाइनों में लिखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, पहले क्या होंगे, विसरित होंगे। विसरित होने के बाद उस पे क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। अधिशोषित होने के बाद जो उत्प्रेरक होगा उन दोनों अभिकारकों के बीच क्या कराएगा, अभिक्रिया करवाएगा। अभिक्रिया करवाने के बाद उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, मध्यवर्ती उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, मध्यवर्ती उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मध्यवर्ती उत्पाद। अब मध्यवर्ती उत्पाद बन जाने के कारण, अब बन जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो मध्यवर्ती उत्पाद बना है, अब क्या करेगा, उत्प्रेरक इनसे अलग हो जाएगा और उत्पाद को अलग कर देगा। अब जो अगला उत्प्रेरक बचा है अब और आगे करवाने के लिए सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही सब चीजों को लिखा गया यहाँ पे कि पहला उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण तथा फिर से अधिशोषण, फिर अधिशोषण। अब दूसरी बात है कि उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण होना। ये जो मध्यवर्ती बन रहा है, मतलब इसके पहले हमने क्या बताया था, पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि पहले बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो बन रहा था ग्राफ, बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा था। मतलब इतना ऊर्जा दे रहे तब जाके हमको क्या बन रहा था, अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अगर
इसमें थोड़ा सा कम ही उचित ऊर्जा पाएगा और उचित ऊर्जा के दौरान ही क्या कर जाएगा, यह अभिक्रिया कर जाएगा और अभिक्रिया करने के बाद तो उत्पाद बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद तो बनना ही बनना है। वही कहा गया, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण। तीसरी बात क्या कहा गया है, यहाँ पे मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। तीसरी बात क्या कहा है कि उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा उत्पाद काटना तथा फिर उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार होना। तो उत्प्रेरक की जो सतह है, इस उत्प्रेरक की सतह से, इस वाले उत्प्रेरक की सतह से जो ये वाला दोनों बना है, ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा और क्या बनेगा, उत्पाद काटना। मतलब जिसमें उत्पाद बना है अब वो हट जाएगा। जैसे कि मध्यवर्ती में जो उत्पाद बना है वो हट जाएगा। हटने के बाद क्या हो जाएगा, जो उत्प्रेरक बचा है अब आगे के लिए क्या करेगा, तैयार होगा कि और सब चीजों को और भी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक एंजाइम के बारे में, जैव एंजाइम जिसको कहा जाता है, और एंजाइम के बारे में देखते हैं।